नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी फ्रॉम कानपुर, जीआई सर्जन। आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ पेनक्रियाटिक सिस्ट के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स बड़े ही एप्रीहेंसिव होते हैं जब कभी अल्ट्रासाउंड कराया और रिपोर्ट में आया कि पेनक्रियाज में सिस्ट है, तो पूरा घर दहल जाता है कि ये क्या हो गया। बहुत सारे पेशेंट इस एप्रीहेंशन के साथ आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या बीमारी है, इतने घबराए हुए, इतने परेशान कि उनको काम डाउन करना पड़ता है कि रुकिए। सो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि पेनक्रियाज में होने वाले सिस्ट जो हैं वो किस वजह से होते हैं, क्या कारण है, क्या लक्षण है और उनका क्या इलाज होता है। सो पेनक्रियाज में होने वाले सिस्ट जो हैं वो कई वैरायटी के होते हैं। एक होते हैं सिंपल सिस्ट, दूसरे होते हैं सूडोसिस्ट जो पेनक्रियाज की सूजन के बाद बनते हैं, और सूडोसिस्ट जो हैं वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बाद भी बनते हैं और क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के बाद भी बनते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है सिस्टिक ट्यूमर्स ऑफ पेनक्रियाज। तो आप मोटा मोटा ये मान के चलिए कि अगर हमारे पास 100 मरीज पेनक्रियाज के सिस्ट के साथ आते हैं तो 95% ये पेनक्रियाज के सिस्ट या तो सिंपल सिस्ट होते हैं या फिर सूडोसिस्ट होते हैं। लेस देन 5% ऑफ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर जो सिस्ट है उसके अंदर ट्यूमर होने की संभावना हो। तो पहले तो ये एप्रीहेंशन खत्म हो जाना चाहिए कि पेनक्रियाज का सिस्ट जो है वो कैंसर है। नहीं, ऐसा नहीं है। पेनक्रियाटिक कैंसर सिस्ट का रूप सिर्फ 5% से भी कम पेशेंट्स में लेता है। 95% सिस्ट जो हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं पेनक्रियाज के। कभी कभी पेशेंट्स के अंदर मल्टीसिस्टिक डिजीज होती है, वो कई ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, जैसे लिवर के अंदर भी सिस्ट है, किडनी के अंदर भी सिस्ट है, पेनक्रियाज में भी सिस्ट है। तो ये जो मल्टीसिस्टिक डिजीज है ये भी मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हुए पेनक्रियाज को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो मैं लोगों को अपनी कॉमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो सिंपल सिस्ट हैं वो एक तरह के जैसे हमारे स्किन के ऊपर तिल हो जाता है ना, काले रंग का निशान। अगर कोई अनजान आदमी है वो तो ये कहेगा ना कि भैया ये तो कुछ ट्यूमर हो गया, काले रंग का है, भैया भयानक हो सकता है। लेकिन जो जानकार है वो कहेगा अरे कुछ नहीं है यार, ये तो तिल है, इसमें किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, ये तो आमतौर पर होता है। उसी तरह से जब हमारे अंग बन रहे होते हैं, पेनक्रियाज की फॉर्मेशन हो रही है या लिवर किडनी की फॉर्मेशन हो रही है, कभी कभी उस समय कंजेनिटल सिस्ट हो जाते हैं। बचपन से ही, जन्म से ही, बनावट के समय से ही वहाँ पे पानी की कलेक्शंस, फ्लूइड की कलेक्शंस हो जाती हैं, उनको कंजेनिटल सिस्ट कहा जाता है। तो कंजेनिटल सिस्ट आर जस्ट लाइक एनी अदर मोल। स्किन के ऊपर तिल है तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। किडनी के पेशेंट्स तो 10-10 सेंटीमीटर के कंजेनिटल सिस्ट, कॉर्टिकल सिस्ट लेके आ रहे होते हैं, करना उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना वो किसी तरह का कोई सिम्टम देते हैं, उससे कोई पेशेंट को परेशानी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि कंजेनिटल सिस्ट कभी भी ट्यूमर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, राइट। सो बिना मतलब के डरने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल सिस्ट, कंजेनिटल सिस्ट, इनके अंदर मलिग्नेंसी का चांस बहुत कम होता है, ना बराबर है, नहीं जाते। दूसरा मैंने बताया सूडोसिस्ट। सूडोसिस्ट जो हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि पेनक्रियाज में सूजन हुई थी और उसकी जो डक्ट है उसमें थोड़ा सा डिसरप्शन आ जाता है, उसमें लीक हो जाती है और पेनक्रियाज के अगल बगल में पानी कलेक्ट हो जाता है, तो ये होते हैं सूडोसिस्ट। सिस्टिक ट्यूमर्स जो हैं उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें पानी की थैली जो है उसके अंदर सॉलिड मटेरियल दिखता है, अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाता है, और उससे बेटर एमआरआई कराएं या सीटी स्कैन कराएं तो सॉलिड कंपोनेंट भी दिखता है, और सॉलिड कंपोनेंट के अंदर ब्लड वेसल्स का भी होना पाया जाता है। तो ये सब लक्षण होते हैं सिस्टिक ट्यूमर्स के, जो कि लेस देन 5% ऑफ पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो पेनक्रियाज में सिस्ट की बात करें तो मैं बेहतर है ये मॉडल की हेल्प से आपको बताता हूँ। ये मॉडल हम अपने पिछले वीडियोज़ में भी देख चुके हैं कि ये छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा है और ये येलो कलर का जो ऑर्गन है ये पेनक्रियाज है, राइट। पेनक्रियाज का पूरे ऑर्गन को हम 3 हिस्सों में कहते हैं। ये वाला पोर्शन कहलाता है हेड ऑफ द पेनक्रियाज, राइट। दिस इज बॉडी एंड ये टेल है जो तिल्ली के पास टच कर रही है।
तो पेनक्रियाज में जो होने वाले सिस्ट हैं ये हेड में भी हो सकते हैं, बॉडी में भी हो सकते हैं, टेल में भी हो सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या ये सारे सूडोसिस्ट जो हैं इनको इलाज की ज़रूरत होती है? ऐसा नहीं है। बहुत बार ये सूडोसिस्ट बनते हैं और धीमे धीमे समय के साथ साथ इनका साइज कम हो जाता है, या ये अपने आप ही किसी अंदरूनी अंग के अंदर अपने आप को बहा लेते हैं, कभी स्टमक के अंदर, कभी छोटी आंत के अंदर और कभी कभी बड़ी आंत के अंदर। सो जो सूडोसिस्ट मान के चलिए 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते के बाद भी परसिस्ट करते हैं पेनक्रियाटाइटिस होने के बाद, ऐसे सिस्ट होते हैं जिनको इलाज की ज़रूरत होती है। तो पहली बात, पेनक्रियाटाइटिस वाला पेशेंट आपके फॉलोअप में अगर अल्ट्रासाउंड में सिस्ट लेके आ रहा है, सूडोसिस्ट लेके आ रहा है, तो इमीडिएटली देखते सार पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम फर्स्ट विजिट पे ये 100% कन्फर्मेटरी कभी नहीं कह सकते कि इस सिस्ट को आगे चल के किसी प्रकार की ऑपरेशन की या एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये समय बताता है। थर्ड, क्या सारे सूडोसिस्ट सिम्टम्स देते हैं? तो सिम्टम्स को समझने के लिए हमें दोबारा से मॉडल का सहारा लेना पड़ेगा। ये है हमारे अमाशय का मॉडल। जैसा हम सब पता है कि अमाशय आगे होता है, ये फूड पाइप है, ये स्टमक के अंदर आपने फूड देख रहे हैं, और पेनक्रियाज जो है ये पेनक्रियाज ये स्टमक के पीछे पड़ा हुआ है। तो स्टमक आगे है, पेनक्रियाज पीछे है। अब मान के चलिए कि इस रीजन में कोई सिस्ट बन गया तो ये स्टमक को पीछे से धक्का लगाएगा। कॉमन सी बात है ना, क्योंकि लोकेशन ही ऐसी है कि इस एरिया में कोई सिस्ट, पानी की थैली आई, उसने पुश करना शुरू कर दिया स्टमक को। तो जब स्टमक को पीछे से दबाव पड़ रहा है तो स्टमक की फैलने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा ही भोजन खाते हैं तो लगता है कि पेट भर गया, बड़ी जल्दी से टाइटी हो जाती है कि नहीं और नहीं खा पाएंगे, या भोजन खाने के कुछ समय के बाद वॉमिटिंग हो जाती है क्योंकि पीछे से स्टमक के ऊपर बाहर से दबाव पड़ रहा है सिस्ट का। ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है सूडोसिस्ट का या पेनक्रियाटिक सिस्ट का, जब स्टमक के दबाव आता है। कभी कभी ये स्टमक का जो मॉडल है आप देखिए, ऊपर से फूड पाइप आ रही है, ये पूरे का पूरा एक वाटरमेलन शेप जो है एरिया है जिसके अंदर हमारा खाना हम खाते हैं तो इकट्ठा होता है, धीरे धीरे टूटता है और फिर ये छोटी आंत शुरू हो रही है, राइट। कभी कभी सिस्ट इस एरिया में दबाव दे देते हैं तो भोजन तो पूरा खाया जाता है लेकिन आगे नहीं जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट को गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब कि भोजन खा तो पा रहा है लेकिन आंत में नहीं जा रहा है, तो इकट्ठा होता रहता है, स्टमक फूलता रहता है और कुछ समय के बाद इतनी बड़ी मात्रा में वॉमिटिंग होती है कि पूरा अनडाइजेस्टेड फूड, अनपचा हुआ खाना पेशेंट वॉमिट आउट कर देता है। कभी कभी तो ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इस कदर तक हो जाती है कि 2 दिन तक पहला खाना खाया हुआ वो वॉमिट में 2 दिन के बाद वैसे का वैसे ही निकल जाता है, अनडाइजेस्टेड। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो सूडोसिस्ट जब स्टमक के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो करते हैं। कभी कभी लेस देन 5% पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो जाती है, सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है या पेशेंट को ब्लड वॉमिटिंग हो जाती है। कभी कभी इसके अंदर इन्फेक्शन भी हो जाती है तो पस बन जाती है, तो पेशेंट को इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं। हाई ग्रेड फीवर हो गया, ठंडी लग के बुखार आ जाना हो जाता है, TLC काउंट्स बढ़ जाती हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं सूडोसिस्ट के जब उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।